हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो ठोस अवस्था था उसका मैंने 3 पार्ट बना दिया था। उस तीनों पार्ट में मैंने पढ़ा दिया था। अगर दोस्तों उस तीनों पार्ट को नहीं देखोगे तो 4th पार्ट समझ में नहीं आएगा। मैं 3 पार्ट का कुछ चीज रिवीजन करा देता हूं, फिर 4th पार्ट में मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें मैंने आज बताऊंगा आयनिक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारी है घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोस। मैंने क्वेश्चन में लिखा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। मैंने पढ़ा चुका हूं और बता चुका हूं। ये देखो दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है आणविक ठोस होता है, नंबर 2 होता है आयनिक ठोस होता है, नंबर 3 जो होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है, चौथा जो होता है धात्विक ठोस होता है। तो मैं पहले इसमें पढ़ा चुका हूं कि आणविक ठोस क्या होते हैं। मैं इसमें पढ़ा चुका हूं कि आणविक ठोस क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि आणविक ठोस क्या करता है। आणविक ठोस हमने कहा अवयवी कण ले लो, अवयवी कण ले लो। तो इसमें अवयवी कण इसमें क्या होते हैं? अणु होते हैं। इसमें अवयवी कण क्या होता है? अणु हो या परमाणु। ठीक है, अब आ जाता है इनके बीच लगने वाला बंध। कौन सा बंध बन रहा है? तो हमने बताया था कि आणविक ठोस में आणविक बल लगते हैं। तो मैंने इसकी सीधे परिभाषा बताया था कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु या परमाणु हो और उनके बीच लगने वाला आणविक बल हो, तो उस ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर 2 ध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर 3 हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 चीज बता चुका हूं। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूं। अध्रुवीय आणविक ठोस हमने कहा था कि इसमें अवयवी कण जो होंगे, अवयवी कण जो होंगे वो क्या होंगे? अध्रुवीय अणु होंगे। क्या होंगे? अध्रुवीय अणु। ठीक है, जैसे मैंने इसको समझाने के लिए कहा था अध्रुवीय क्या होता है। जैसे मान लो H ले लिया और H ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में साझा करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये जैसे साझा किया तो इस साझे के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक परमाणु द्वारा आकर्षित न किए जाए। ठीक है, जैसे अगर ये साझे की इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहे, ना तो इस परमाणु अपनी ओर आकर्षित करे ना ये वाला परमाणु अपनी ओर आकर्षित करे। ठीक है, तो जब ये किसी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे तो इस पे कोई आयन नहीं आएगा। ठीक है, इस पे कोई आयन नहीं आएगा। तब इनके बीच ये जो बंध बन रहे हैं, इस बंध को कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अध्रुवीय सहसंयोजी, अध्रुवीय सहसंयोजी बल। अब तो एक परमाणु है, इन परमाणुओं के बीच मान लो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी रहे। ठीक है, अब इनके बीच में जो ये बंध बनता है, इसके और इसके बीच में जो बंध बनता है, इसी को वांडर वाल्स बंध कहते हैं। वांडर वाल्स बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? परमाणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बने और अणुओं के बीच वांडर वाल्स बंध बने। ठीक, परमाणु के बीच। अब यहां लिख रहे हैं
परमाणुओं के बीच, ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। क्या बने? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ठीक है, अणुओं के बीच, अणुओं के बीच क्या बने? वांडर वाल्स बंध बने। क्या बने? वांडर वाल्स। तब हमने इसकी परिभाषा बनाया था कि वे आणविक ठोस, किसके? वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हों, जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु और उनके परमाणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बने और उनके अणुओं के बीच वांडर वाल्स बंध बने, तो उस आणविक ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, C2 में, Cl2 में, H2 में, N2 में, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये हमारा था ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस, मैं एक बार पढ़ा चुका हूं। तो इसमें मेन चीज क्या रखना है? अवयवी कण, अध्रुवीय अणु हो गए, परमाणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अणुओं के बीच वांडर वाल्स बंध बने। तो ये था। अब यही आ जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में जैसे मान लो HCl मैंने ले लिया, HCl ले लिया, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये साझा करेगा, अब क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, लेकिन ये साझे के इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा क्या किए जाएंगे? आकर्षित कर दिए जाएंगे। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा उस पे माइनस चार्ज, वो भी आंशिक रूप से माइनस चार्ज आएगा, और जो जिससे दूर जाएगा उस पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके कारण से इसमें डाइपोल, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, और द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण इसमें एक बंध बनने लगता है, उस बंध को ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक। इस किस कारण होता है? अब हमने ये बताया था कि अगर इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। विद्युत ऋणात्मकता का मान जब एक दूसरे से डिफरेंस से ज्यादा होता है तब ये चीज उत्पन्न होता है। तब यही परिभाषा हमारी जाती है ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? तो अवयवी कण ध्रुवीय अणु होंगे, ठीक। तब परमाणुओं के बंध क्या बनेगा? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनेगा। अब एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, यहां देखना, जैसे HCl, इसको मैं मिटाता हूं, देखो एक चीज ध्यान से, जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है, इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी साझे के इलेक्ट्रॉन, ये साझे के इलेक्ट्रॉन Cl अपनी ओर आकर्षित किया, तो इस पे आंशिक रूप से ऋणावेश और इस पे आंशिक रूप से धनावेश। सेम यही कंडीशन इस पे भी हुई, इस पे आंशिक रूप से ऋणावेश आया, इस पर आंशिक रूप से धनावेश आया, ठीक है। तो ये भी क्या? द्विध्रुव है, ये भी क्या? द्विध्रुव। तो तब इनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल लगने लगा। क्या लगने लगा? द्विध्रुव आकर्षण बल लगने लगा। तब यही परिभाषा यहां बन गई कि परमाणुओं के बीच में तो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, तब इनके बीच ये परमाणु है, इनके बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध हो गया, लेकिन अणुओं के बीच अब वांडर वाल्स बल न होके द्विध्रुव आकर्षण बल हो गया। द्विध्रुव आकर्षण बल हो गया। ध्यान से समझना दोस्तों, हमने बताया था क्या कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? इसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु, इसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु, परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बने, अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल लगी, तब उसको हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आणविक ठोस। अब मैं परिभाषा बनाना चाहता था
कि वे आणविक ठोस, क्या वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हों, जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हों, जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बने और जिनके अणुओं के बीच द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगे, तो वैसे आणविक ठोस को या ऐसे आणविक ठोस को द्विध्रुव आणविक ठोस कहते हैं, द्विध्रुव आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने HCl बताया था, SO2 बताया था, NH3 बताया था, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ये सब सॉलिड अवस्था में दोस्त हैं, ठीक है। अब एक चीज मैंने उसमें और भी बता दिया था कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो हमारा वंडर वाल्स बल होता है वो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल से कम होता है, जिसके कारण से इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है अध्रुवीय आणविक ठोसों से ज्यादा होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं। आज मैं लास्ट बताऊंगा इसमें का कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होते हैं। तो अब ध्यान से देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान देना इसमें कि अब तक तो रिवीजन था, अब तक तो रिवीजन था, लेकिन अब की बार समझना है। एक चीज छोटा सा समझाते हैं, ये हमारे चीज क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। ये क्या है, ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं दोस्तों। कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। इसमें एक चीज आया, हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं, तब आणविक ठोस को जवाब देते हैं। तो हम समझते हैं हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। आपको बताया गया जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बंध बनाता है या जुड़ता है, तो फ्लोरीन, तब फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व अगले परमाणु, अगले जो अणु है उसके हाइड्रोजन वाले परमाणुओं के बीच एक बंध बना देता है। उस बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो हमारा HF है, इनके बीच में बंध था, यहां भी हमारा क्या था, HF था। ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व थे, अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व वाले के कारण ये अपने ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए, और जब आकर्षित अपने ओर इलेक्ट्रॉन को किए तो इस पे आंशिक रूप से माइनस चार्ज हुआ, भाई कर्जा ले लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस में है, ठीक है, और इस पे आंशिक रूप से धनावेश आ गया, ठीक है। अब यही ये अणु बन गए, ये दोनों परमाणु मिलके क्या बने, अणु बने। अब ये भी दोनों परमाणु मिलके क्या बनेंगे, अणु बनेंगे। देखो दोस्तों, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी अपनी ओर आकर्षित किए, तो इस पे भी आंशिक रूप से ऋण चार्ज, आंशिक रूप से धन चार्ज आया। तब ए वाला अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जब इस हाइड्रोजन से मिलता है और इनके बीच में एक बंध बन जाता है, इसी बंध को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखो दोस्तों, इसी बंध को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। दिखा, यही हमारा हाइड्रोजन बंध है, यही, ठीक है। अब आ गई बात, सर जी मुझको तो ये समझ में नहीं आया। हाँ बच्चा बिल्कुल नहीं, कि आपने सर अभी बताया है कि ध्रुवीय आणविक ठोस में भी आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋणावेश आया, तो सर उसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा था, इसमें हाइड्रोजन आकर्षण बल लग रहा है। ये कैसे सर हम समझेंगे, कैसे मुझे पता चलेगा कि कब सर हाइड्रोजन बंध बनेगा, कब द्विध्रुव द्विध्रुव बंध बनेगा। आ गई बात। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, जब अब मैं यहां समझाता हूं, HCl को लेकर मैं यहां समझाता हूं, अभी पूरा क्लियर होगा जब पूरा फोकस इस ब्लैक बोर्ड पे होगा। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड है दोस्त। चलो, हमने कहा ये भी खींचा,
ए आंशिक रूप से इस पे भी आया, ए आया, ए आया, ए आया, तब इसके बीच में मैंने इस बंध को मैंने बनाया था कि द्विध्रुव द्विध्रुव, कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बंध बना, या इसको कह सकते हो द्विध्रुव द्विध्रुव बंध बना, आकर्षण हटा सकते हो, द्विध्रुव द्विध्रुव बंध बना, यहाँ हाइड्रोजन बंध बना। हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये जो आंशिक रूप से ऋणावेश है, इसके आंशिक रूप से ऋणावेश से ए वाला कम है, ए वाला ज्यादा है, ए वाला कम है, ए वाला ज्यादा है। देखना क्यों? अब तीन कंडीशन होती है, जब फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, जब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये समझ लेना कि केवल हाइड्रोजन बंध ही बनेगा। अगर इसके अलावा आ जाए, कुछ भी आ जाए हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो वहां कौन सा बंध बनेगा? द्विध्रुव द्विध्रुव बंध बनेगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो कौन सा बंध? द्विध्रुव द्विध्रुव बंध बनेगा। लेकिन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आया और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो इनके बीच दोस्तों सिर्फ हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब आया समझ? अगर विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा तो हाइड्रोजन बंध, थोड़ा कम तो कौन सा बंध? द्विध्रुव द्विध्रुव बंध, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बंध, कम द्विध्रुव द्विध्रुव बंध। आया समझ में? तो पूरा समझ लेना। तो यहां कौन सा बंध बना? हाइड्रोजन बंध। यहां कौन सा बंध बनने लगा? हाइड्रोजन बंध। यहां कौन सा बंध बनने लगा? हाइड्रोजन बंध। अब हमें सर जी हाइड्रोजन बंध तो समझ में आ गया, अब आप ये समझाइए कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होते हैं? कहीं कहीं आ जाता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, आबंधित या बंधित दोनों एक वही वर्ड होते हैं। चलो अब आ गया यहां, तो इसको समझना। सर इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा दोस्त सेम वही कंडीशन, अवयवी कण ले लिए। इसमें अवयवी कण क्या होंगे? द्विध्रुव अणु होंगे, उसमें भी द्विध्रुव थे, इसमें भी द्विध्रुव। चलो यार क्या बात हो गई, द्विध्रुव अणु हो गए। ठीक है, हमने कहा अवयवी कण द्विध्रुव अणु हो गए। इनके परमाणुओं के बीच, परमाणु के बीच या परमाणुओं लिख लो, परमाणुओं के बीच दोस्तों, परमाणुओं के बीच क्या बना? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बना में, इन दोनों के बीच कौन सा बंध? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध अणुओं के बीच। अब आ गया अणुओं के बीच, दोस्तों ध्यान से देखना, अणुओं के बीच। अब अणुओं के बीच क्या बनेगा? अब आप लोग बताओगे कि मैं बताएं? अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध। क्या बन जाए? हाइड्रोजन। हो गया? तब परिभाषा बनाए कि वे आणविक ठोस, वे आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हों, जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हों, जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बने और उनके अणुओं के बीच लगने वाला बल या बंध हाइड्रोजन बंध या बल हो, तो उस आणविक ठोस को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। एक बार आप मेरे साथ बोलना दोस्तों, वे आणविक ठोस, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वे आणविक ठोस जिसके अवयवीय कण, जिसके अवयवीय कण ध्रुवीय अणु हो। क्या हो? जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो और जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बने, जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बने और उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बने और उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बने,
तो उस आणविक ठोस को ही हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो उस आणविक ठोस को ही हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र। तो आपको समझ में आ गया हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होते हैं। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। तो ये हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस थे। तो मैं साइड हटता हूं, आप लोग अगर साथ स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हो गया दोस्तों। तो चलो, तो मैं आणविक ठोस के बारे में तीन चीज ये बताता है। तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। मैं इन तीनों बारों में डिस्कस कर चुका हूं। मैं अब अगला आता हूं आयनिक ठोस। तो इसको मिटा दे, चलते रफ करते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई में मनवा लगावल कर। पढ़ाई मन लगा था बच्चा लोग, मैं बहुत पछताए पड़ जाए। ऐसे भी लॉकडाउन चलत बा, पढ़े उड़े मन करत नहीं बा, तो पढ़ल ओढ़ल कर लोग। मैं भी आओ सारी नहीं। चलो, अब हम आते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है, इसको जबरदस्त तरीके से मैं समझता हूं। आयनिक ठोस, चलो आयनिक ठोस क्या होता है। अब हमने कहा इसकी दो ही चीज लेना है कि आ जाओ इसमें अवयवी कण क्या होते हैं। अवयवी कण अभी परिभाषा बना दोगे। अवयवी कण और आकर्षण बल, बात आ गई आकर्षण बल की। ठीक है, तो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं और आकर्षण बल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम मानते हैं इसमें अवयवी कण क्या होता है, समझ लो। इसमें आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आयन। उसमें अणु या परमाणु होते थे, इसमें दोस्तों क्या होते हैं? आयन होते हैं। अब आ गई बात आकर्षण बल की, तो आकर्षण बल कौन सा होगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण। तो परिभाषा आप बना लो पुराने तरह से कि वे ठोस, कौन से ठोस? वे ठोस जिसके अवयवी कण आयन हो, जिसके अवयवी कण आयन हो और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो, और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो, तो उस ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। उस ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। या एक सिंपल सा आप परिभाषा यहां से बना जाते हो कि वे क्रिस्टलीय ठोस, यहां से देखो, वे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आयन हो और उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो। क्या हो? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो, तो उस क्रिस्टलीय ठोस को ही आयनिक ठोस कहते हैं। उस क्रिस्टलीय ठोस को ही आयनिक ठोस कहते हैं। ऐसा। अब इसके गुण के बारे में चलते। परिभाषा लिख लिया कि बोल दे एक बार? चलो बोल देते बच्चा, नहीं तो बाद में कहोगे हमको सर समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिखो कि वे ठोस, लिखो वे ठोस जिसके अवयवी कण आयन हो, वे ठोस जिसके अवयवी कण आयन हो और जिनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, जिनके
अणु या परमाणु के बीच लगने वाले या आयनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो तो उस ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। समझ गए? चलो, तो गुण क्या है इसका देखते हैं। अब नंबर 1 कर लोगे, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण इनके बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है बहुत ही प्रबल होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। को बलों के कारण ए भंगुर, कठोर होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होता है। ठीक है, देखो, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये भंगुर कठोर होते हैं, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। मैं समझाता हूं। जैसे NaCl होता है, NaCl हमारा होता है, जब ये टूटता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, तो ये आयन हो गए, इनमें अवयवी कण आयन के रूप में, देखो Na प्लस में या Cl माइनस में होता है। अब इनके बीच जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कूलॉम के नियम वाला पढ़ोगे बच्चा। ठीक है, तो ये इतना प्रबल होता है कि ये दूसरे से छोड़ के जा नहीं पाते। आ गया, छोड़ के जा नहीं पाते, बेचारा भागना चाहता है, कहता ना कहाँ जा रहे, मैं आने वाला हूं, देखो पकड़ लेता है। देखो जैसे मैं इसका बनाना चाहता हूं तो ये देखो एक चीज आता है, अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है दोस्त इससे ज्यादा होती है। क्या होती है? इसकी विद्युत ऋणात्मकता इससे ज्यादा होती है, और जब ज्यादा होने के कारण कहता मैं बड़ा आकार बनाऊंगा, इससे ये बड़ा आकार बना लेता है। तो जैसे Cl इसकी संरचना इतना बड़ा हो गई माइनस, और इसका कहता छोटा सा हो गया। अब बेचारा एक तो दान दिया था, कम था, दान दे दिया छोटा, छोटा होने के कारण इससे ए प्लस ए माइनस ए प्लस। अब संरचना बना रहे हैं NaCl की, प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे। यहां भी प्लस हो गया तो अब माइनस वाला आएगा, माइनस। अब माइनस हो गया क्या आएगा? प्लस, फिर क्या गया? माइनस, फिर क्या गया? प्लस। ये सटा सटा रहता है, सटा 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 सटा। अभी क्या गया? माइनस। ऐसे होता रहता है। तो माइनस प्लस माइनस, ऐसा। फिर क्या हो गया? ये प्लस, फिर क्या हो गया? ये बड़ा सा, कौन बड़ा? माइनस, फिर क्या हो गया? प्लस, फिर क्या हो गया? ले माइनस। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब इनके बीच आकर्षण बल देखो, ये प्लस वाला है ना, देखो प्लस वाला है यहाँ। अब प्लस वाले के चारों तरफ देखो, यहां से प्लस वाला है, इस प्लस वाले के चारों तरफ कौन जुटा है? माइनस वाला। अब इसको पकड़ के चापा है तो इनके बीच दोस्तों चारों ओर से आकर्षण बल लग रहा है, ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब ये इतना प्रबल होते हैं कि इनको छोटा करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत मेहनत। नमक है ना, पीसने के लिए रोरा वाला नमक ले लो, रोरा वाला नमक, और रोरा वाला जो नमक होता है उसको जो छोटा करोगे उसको अलग करने के लिए, सॉरी, देखो अब हमने नमक लिया, जो नमक होता है सॉरी दोस्तों, सॉरी, जो नमक होता है हमारा, देखो दोस्तों, अब नमक बहुत होता, उसको तोड़ने के लिए अब ऐसे नमक ऐसे करते टिक टूट जाता है? नहीं दोस्तों, रोरा वाला नमक टूटता नहीं है, उसको कूचना पड़ता है तब वो टूटता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच जो
प्रबल आकर्षण बल लग रहा है, वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही क्या है, प्रबल है। बहुत ज्यादा प्रबल होने के कारण वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, जिसके कारण उसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता और उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता। अब हमने बताया था ना कि जिनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी का मान कम हो जाएगा, और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो उस आकर्षण बल को हटाना छोड़ नहीं पाएगा, और जब वो छोड़ नहीं पाएगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों दोस्तों उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। आया समझ में? तो उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो सोडियम NaCl नमक होता है, देखो ये नमक है, ये प्लस है, ये माइनस। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये प्लस है तो एक प्लस के चारों, देखो एक्चुअल में 1 2 3 4 4 तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों 6 होते हैं, 6 ओर से बने होते हैं, क्योंकि लेयर बाय लेयर बना होता है। जैसे मान लो एक लेयर एक है, एक लेयर ये हमारे हाथ वाले लगा दो, तो इस पे देखो एक इधर से 4 तो इधर हो गए, ये इधर से एक 5वां हो जाएगा, फिर इसके पीछे एक लेयर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, 6वां लेयर। जैसे हमारा ये हाथ है, ये मान लो इस पर है एक लेयर, हमने 4 ओर से, देखो मैं बना रहा हूँ, ये हमारा प्लस वाला है, इसके चारों ओर माइनस वाला जुड़ा हुआ बड़ा बड़ा, देखो 2 3, ये चारों ओर से माइनस वाला जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये चारों ओर से माइनस वाला जुड़ा हुआ। अब हमने एक लेयर और बनाया, एक लेयर मैंने ऐसे कर दिया, तो इस पे भी होगा ना, तो देखो 1 2 3 4 तो था, इस पे भी माइनस आएगा, 4 1 5 5 1 1 पीछे वाला 6, इस तरह से इसको 6 लेयर बानी रहती है। इसी तरह 4 न होकर के 6 और जुड़े होते हैं। आया समझे? आज देखो एक माइनस वाले के साथ 4 प्लस, 1 2 3 4 है, 4 तो दिख रहा है, लेकिन एक उधर है एक इधर है, तो कुल मिला जुला के कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपको समझ में आ गया, ये प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण इनके बीच स्थिर आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है, जिसके कारण से इनमें क्या होता है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जब हमने बताया था कि वैद्युत ऊर्जा अगर कम है तो उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों दोस्तों उच्च हो जाता है। ऐसा में तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब आगे, अब इसमें एक चीज आता है, दूसरा पॉइंट मिटा के, मैं मिटाना चाहता हूं, इसको लिख लो, लिख ले, चलो मिटाते हैं। कहावत सुने नहीं हो बच्चा, कि क्यों नहीं संग साथी राम बिना दुनिया में, तो राम नहीं आएंगे पढ़ाई बिना दुनिया में, क्यों नहीं संगी साथी पढ़ाई बिना दुनिया में। तो दूसरा पॉइंट, धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन से, या धनायन या ऋणायनों की संख्या, ऐसे कर लो कि निश्चित संख्या, धनायनों या ऋणायनों की निश्चित संख्या से घिरा रहता है, संख्या से घिरा, कि मतलब जो आयनिक ठोस होता है वो धनायन या ऋणायनों की संख्या, एक निश्चित संख्या से घिरा रहता है, कि मैंने इसमें कितने धनायन होंगे और कितने ऋणायन। मैंने जो ये बताया था, ये ना निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव आ गया था, ये पॉजिटिव आ गया था, फिर यहाँ क्या आ गया था, निगेटिव आ गया था, फिर यहाँ हमारा पॉजिटिव था, फिर ये हमारा क्या था, निगेटिव था। तो ये जो धनायन है, एक धनायन कितने ऋणायन से घिरा है, ये फिक्स है, एक ऋणायन कितने धनायन से है, ये फिक्स है। इसमें कितने धनायन और कितने ऋणायन है, इनकी संख्या फिक्स होती है, किसमें, आयनिक ठोस में। आयनिक ठोसों में धनायनों और ऋणायनों की संख्या फिक्स होती है, और इसका मान जो होता है R प्लस या R माइनस पे डिपेंड करता है। अब R जो होता है इसकी आयनिक त्रिज्या होती है, प्लस मतलब प्लस वाले की, इस प्लस वाले की आयनिक त्रिज्या R आयनिक त्रिज्या, माइनस मतलब माइनस वाले की आयनिक त्रिज्या। अब इनकी त्रिज्या का मान जितना अधिक होगा उसके पास उतने धनायन और ऋणायनों की संख्या अधिक होगी। अगर मान लो एक इतना छोटा कि इसको चारों से ऐसे घेरे होंगे,
अब ये इतना बड़ा कि इसको ज्यादा स्पेस मिला है, तो इस पे धनायनों या ऋणायनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये धनायन है तो ऋणायनों की संख्या, अगर ये ऋणायन है तो धनायनों की संख्या क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। तो वही कहा रहा गया कि धनायन या ऋणायनों की निश्चित संख्या से घिरा होता है। आयनिक ठोस धनायन या ऋणायनों की निश्चित संख्या से घिरा होता है। ये संख्या, ये आयनों की संख्या उसके आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करती है। लिख लो, ए या ऐसे नोट पॉइंट लिख लो, नोट लिख लो, आयनों की संख्या क्वेश्चन में धनायन या ऋणायन, आयनों की संख्या धनायन या ऋणायन, ठीक है, धनायन या ऋणायन की संख्या उसके आयनिक त्रिज्या, उसके आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्या करती है, उसके आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करती, ठीक है दोस्तों। धनायन या ऋणायनों की निश्चित संख्या से घिरा रहता है। ये निश्चित संख्या मतलब आयनों की संख्या, धनायन या ऋणायनों की संख्या उसके आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करती है कि अगर उसकी आयनिक त्रिज्या का मान जितना ज्यादा है, R प्लस या R माइनस का मान जितना भी ज्यादा होता जाएगा, क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम R प्लस या R माइनस, ये जितना ज्यादा होगा उतने ही उसके क्या होंगे, आयनों की संख्या होगी। ऐसा समझे, और जितने आयनों की संख्या होगी उनमें उतना ही प्रबल आकर्षण बल लगेगा, प्रबल स्थिर आकर्षण बल लगेगा, और जितना ही प्रबल स्थिर आकर्षण बल लगेगा और उसके गलनांक और क्वथनांक का मान उतना ही उच्च होता जाएगा। आया दोस्तों समझ में। तो और आगे हम चलते हैं, अगला तीसरा पॉइंट होता है हमारा, तीसरा पॉइंट आता है ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ये विद्युत के, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, जैसे नमक होता है NaCl, हमने कहा था दोस्तों NaCl जो होता है जब इसमें है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाएगी। हमने कहा विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुक्त आयन, ठीक है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो मुक्त आयन होना चाहिए। अगर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अब देखो जब ये ठोस अवस्था में था तो ये मुक्त आयन इसमें नहीं थे, ये टूट ही नहीं पाता था, लेकिन जैसे इसमें गलित अवस्था, जैसे इसमें पानी डाला गया तो तुरंत NaCl जो था Na प्लस और Cl में टूट गया, और जैसे टूटा वैसे हमें मुक्त आयन मिल गए। अब जब मुक्त आयन मिल गए तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। इसीलिए कहा, आपसे पूछा जाए कि आयनिक ठोस किस अवस्था में होते हैं, विद्युत के कुचालक है या सुचालक, तो आपको दो कंडीशन बताना पड़ेगा। अगर ये ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत के कुचालक है, लेकिन जब ये गलित अवस्था में है, जब ये गलित अवस्था में है तो ये विद्युत के सुचालक है। अगर ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है, अगर गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक। अब दोस्तों आपको एक चीज समझ में आएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपार, बेकार और मौसम जानते हैं जिसका कोई नहीं हो, वो होते हैं। जैसे मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बता देता हूं एक बार, तो ये हमारा क्या था, आयनिक ठोस था। अगर एग्जाम्पल इसका लिख लो, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल लिख लो NaCl KCl KCO3 और आ जाता हमारा MgO। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। NaCl KCl KClO3 MgO क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आज समझे। अब हम आपको बता देते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। दोस्तों मैं बनाना चाहता हूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हो। देखो जैसे हमारा कोई परमाणु, अब इसमें इलेक्ट्रॉन थे बेचारे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे ना चोरकट थे, गद्दार थे, बहुत अपने आप को तीरंदाज समझते थे। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ करके वो किसी अन्य कक्षक में या अपने कक्षक को छोड़, परमाणु को नहीं दोस्तों, कक्षक को छोड़ के जब किसी भी परमाणु को है तो उसके इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षक को छोड़ करके किसी दूसरे कक्षक में जाके अनियमित गति करते रहते हैं तो उसी इलेक्ट्रॉनवा को हम क्या कर देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे कहावत न खेलब न खेले देव खेलिया बिगाड़, तो वह हाल है। ये बेचारा न मूव करता, सिर्फ अपने कक्षा में नहीं रहता, इसको ज्यादा जांगर हो जाता है ना तो दूसरे में भाग जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बनाते हैं दोस्तों, समझ लेना। ये सिर्फ इनमें अंगुली उनमें अंगुली करते हैं। जो कमाने वाले नहीं होते ना तो क्या करते हैं, उनका घर फोड़ेंगे इनका घर, ये तो घर फोड़ना है असल में। लेकिन दोस्तों अगर ये नहीं होता तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को छोड़ करके किसी दूसरे कक्षक में अनियमित गति से गति करने लगते हैं तब उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कर देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने जो आणविक ठोस बताया था उसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आणविक ठोस जो हमारे थे वो 3 प्रकार के थे। मैंने ये बता दिया था कि आणविक ठोस जो थे वो 3 प्रकार के थे। तीनों में पहला हमारा क्या था कि अध्रुवी था, अध्रुवी आणविक ठोस। और दूसरा था हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा हमारा था हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। यही हमारा 3 था, ठीक है। अब हमने बताया था कि इसमें जो बंद लग रहा था वो क्या था, वंडरवाल्स बंद या बल लग रहा था, ठीक है। इनके बीच जो था द्विध्रुव बंद लग रहा था, द्विध्रुव बंद था। ध्यान से समझ लेना, द्विध्रुव बंद था। अब हाइड्रोजन बंद था, इसमें हमने बताया था हाइड्रोजन आबंधित आणविक में इसमें हाइड्रोजन बंद बनते थे। क्या बनते थे, हाइड्रोजन बंद। अब हमने ये कहा था कि दोस्तों वांडर वाल्स बल, अब इन तीनों में हाइड्रोजन बंद ज्यादा होता है द्विध्रुव बंद से। द्विध्रुव बंद, इसका मान ज्यादा होता है वांडर वाल्स बल से। मगर इन तीनों में पूछ दिया जाए तो आपको कहना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बंद ज्यादा प्रबल होता है किससे, द्विध्रुव बंद से। और द्विध्रुव बंद जो होता है वांडरवाल बंद से ज्यादा होता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं इनका गलनांक व क्वथनांक द्विध्रुव आणविक ठोसों से ज्यादा होता है और इसका इससे ज्यादा होता है। अगर पूछ दिया जाए कि आणविक ठोस जो 3 प्रकार के होते हैं इन तीनों में सबसे कम गलनांक व क्वथनांक किस ठोस का होता है तो आपको बताना पड़ेगा अध्रुवीय आणविक ठोस का।
और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस का इसमें। ठीक है, अगर इसका क्रम में पूछ दिया जाए तो आप इस क्रम में आप लिख सकते हो। आया समझ में? तो अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और जहां भी न समझ में आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 7754947827। इस पे आप पूछ सकते हो अगर आपको जो चीज समझ में न आए। थैंक यू, धन्यवाद।